नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, पुलिस अफसरान की जुल्म व ज़ियादती, उनकी हैवानियत बाज़ पुलिस अफसरान की बाज़ रियासतों में ख़त्म नहीं हो रही हैं। ऐसी बहुत सारी शिकायतें सुनने को और पढ़ने को मिलती हैं कि किस तरह लॉकअप में मुल्ज़िमान पर जुल्म व सितम किया गया, यहाँ तक कि उनकी जान चली जाती है। ऐसी एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर आज आ रही है वडोदरा से, गुजरात की। रात लगभग 2:15 बजे पीर के दिन ये मामला पेश आया है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद फैज़ान अमीरुद्दीन शेख, जो कि स्ट्रीट फूड वेंडर है, यानी कि रास्ते के बगल में खाना पीना बेचता है, छोटा मोटा होटल चलाता है, उसके साथ पुलिस ने मिसबिहेव किया तो फैज़ान के साथ आर्गुमेंट हुआ। फैज़ान ने जो है एहतिजाज दर्ज किया कि आप क्यों मेरे साथ इस तरह कर रहे हैं, और फिर उसके बाद उनकी जो वैन है, PCR वैन जिसको कहा जाता है, उसके सामने खड़े हो गए। फैज़ान ने उस वैन को ब्लॉक करते हुए कि उसके ऊपर तशद्दुद किया गया था, उसको मारा गया था, उसको हरासा किया गया था पुलिस अफसरान की जानिब से। तो पुलिस ने एहतिजाजन गाड़ी के सामने आने वाले वैन से उसको जो है दबोच दिया है, उसको रोंद दिया है। अब ये मंजर देख करके वहाँ क्राउड जमा हुआ, भीड़ जमा हुई और फैज़ान के सपोर्ट में गई। बताया जा रहा है कि 100 फीट तक उसको वैन के ज़रिए से खींचा गया है, जिसकी वजह से वो सख्त ज़ख्मी हुआ। फैज़ान और PCR वैन की जानिब से खींचे जाने की वजह से उसकी वो ज़िंदगी और मौत की जंग इस वक्त हॉस्पिटल में लड़ रहा है, और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में फैज़ान की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो चुकी है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस का जोर जो चलता है वो गरीबों पर ही चलता है, जो रोज़ी रोटी के लिए, अपने घर बार चलाने के लिए कहीं रास्ते किनारे कुछ चला लेते। कानून के नाम पर पुलिस इस तरह का दबाव बनाती है और इस कदर जुल्म सितम की इंतहा करती है कि इन गरीबों की जान तक चली जाती है। अब अंदाज़ा लगाएं कि ये फैज़ान जो अपने घर बार चलाने के लिए रास्ते किनारे कुछ ठेले पर कुछ चला रहा था, होटल या जो कुछ भी है, उसकी क्या हालत था और क्या सूरत हाल हो गई। पुलिस की इस गुंडागर्दी और जुल्म सितम को देख कर के जहाँ पर लोगों ने एहतिजाज किया, तो ख़बर आ रही है कि 3 पुलिस अफसरान, जिसके नाम मोहम्मद सालिम, रघुवीर, भरत भाई और ड्राइवर किशन परमार को फौरी तौर पर उनकी ड्यूटी से उनको निकाल बाहर कर दिया गया है और उन लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। और फैज़ान के खिलाफ भी मामला दर्ज करवाने की बात आ रही है इन पुलिस अफसरान के जानिब से। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। अब फैज़ान जो है वो ट्रीटमेंट ले रहा है, देखना है कि क्या सूरत हाल। एक भयानक खबर आई थी वडोदरा से, और इसके ज़रिए से आप पुलिस की जुल्म सितम की इंतहा की भारत में बाज़ जगहों पर, बाज़ इलाक़ों में, बाज़ रियासतों में क्या हालत है, आप अंदाज़ा लगाएं। नाज़रीन गिरामी, क्या इलेक्शन कमीशन घोटाला कर रहा है? इलेक्शन कमीशन पर पहले ही से बीजेपी की तरफदारी करने के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। कितनी दफ़ा जो है उसके सामने शिकायतें पेश की गई कि जो है आप बैलेट पेपर में
इलेक्शन करवाएं, इस पर पूरी तरह यकीन नहीं हो सकता, लेकिन वो अपने ज़िद पर अड़े रहे। और फिर इलेक्शन कमीशन अपोजिशन की लीडरान पर तो कार्रवाई करते हुए नज़र आ रहा है कि उन्होंने फ़लाँ किया, फ़लाँ वसूल के ख़िलाफ़ किया, लेकिन बीजेपी लीडरान दिन भर नफ़रत फैलाते रहते हैं और इलेक्शन के वसूलों की पामाली करते नज़र आते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें वो थी जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन पर शक की सुई अटक जाती है। ऐसे में एक बार फिर ये शक जो है वो यकीन में इसलिए बदल जाता है कि अभी जो दूसरे फेज़ का इलेक्शन हुआ उसकी तफसीलात, उसकी डेटा 11 दिन के बाद पेश किया गया है, मंजर आम पर लाया गया है, जिसको लेकर के राज्यसभा के रुकन और सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील कपिल सिब्बल ने 11 दिन बाद इलेक्शन का डेटा जारी करने की वजह से इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि क्या 11 दिन बाद वोट का डेटा कमीशन की वेबसाइट पर आ रहा है? ऐसे में मेरा सवाल यह है कि डेटा 11 दिन बाद क्यों आया? आज लोग किसी इदारे पर एतमाद नहीं करते। कपिल सिब्बल ने कहा कि ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। अदालत ने कहा है कि लोगों को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद करना चाहिए। पहले मरहले की वोटिंग के बाद उसका डेटा 11 दिन बाद आया। उसमें बताया गया कि कितने फ़ीसद वोट डाले गए, लेकिन कितने वोट डाले गए ये नहीं बताया गया। इसकी क्या वजह है मैं नहीं जानता। एडवोकेट कपिल सिब्बल ने मजीद कहा कि हम इलेक्शन कमीशन में एतमाद करेंगे, लेकिन कमीशन को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताना चाहिए कि डेटा जारी करने में उसे 11 दिन क्यों लग गए। शक पैदा होने पर लोगों का एतमाद भी कम होता है, ऐसे में जानना ज़रूरी हो जाता है। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से 26 अप्रैल को तीसरे मरहले के लिए 7 में, चौथे मरहले के लिए 13 में, पाँचवें मरहले के लिए 20 में, छठे मरहले के लिए 25 में और 7वें मरहले के लिए 1 जून को वोट डाले जाने का जो है अभी सिलसिला जारी है। ऐसी सूरत हाल में पहले और दूसरे मरहले की वोटिंग में अगर इलेक्शन कमीशन की नाइंसाफ़ी सामने आती है तो अगले मरहलों में किस तरह से एतमाद किया जा सकता है, ये इस वक्त सवालात उठाए जा रहे हैं। नाज़रीन में ऐसा महसूस होता है कि जो है किस्म की मनमानी चल रही है, डिक्टेटरशिप चल रही है। बीजेपी की जानिब से मुख्तलिफ़ रियासतों में भेजे जाने वाले इस वक्त जो है एलजी, वो भी जो है इस वक्त बाकायदा उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखिए दिल्ली से किस कदर जो है यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली खातून कमीशन के 223 मुलाजिमीन को फौरी असर से बरतरफ कर दिया है और कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। इल्ज़ाम है कि दिल्ली विमेन कमीशन की इस वक्त की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने उसूलों की खिलाफवर्जी करते हुए बगैर इजाज़त उनकी तकर्री की थी। हुक्मनामे में DCW एक्ट का हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया कि कमीशन में सिर्फ 40 आसामियों की मंजूरी दी गई और DCW के पास कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजिमीन की तकर्री का इख्तियार नहीं है। और DCW डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर की जानिब से जारी करदा इस हुक्मनामे में ये भी कहा गया है कि नई तकरीरों से कबल ज़रूरी आसामियों का कोई जायज़ा नहीं लिया गया और ना ही इजाफी माली बोझ के लिए इजाज़त ली गई। ये कार्रवाई फरवरी 2017 में उस वक्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर को पेश की गई तहकीकाती रिपोर्ट की बुनियाद पर की गई, जिसकी वजह से 223 मुलाजिमीन को फौरी तौर पर दिल्ली खातून कमीशन के इस वक्त जो निकाल बाहर कर दिया गया है, जिसको लेकर के यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर पर जो है बीजेपी के इशारों पर काम करने वाले कहते हुए जो है उन पर इल्ज़ाम लगाते हुए आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल और जो ख़वातीन को निकाला गया वो सब इस वक्त एहतिजाज पर आ चुकी है। नाज़रीन गिरामी, क्या इस मरतबा ना इंडिया अलायंस की हुकूमत होगी, ना बीजेपी की NDA की होगी, बल्कि तीसरे महाज की हुकूमत होगी। और अब ये बहस बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है और इस तीसरे महाज में कौन कौन होंगे, कौन कौन सी पार्टियां शामिल होंगी। दरअसल BRS सदर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि वो अपनी पार्टी को कौमी सतह पर फैलाना चाहते हैं और तमाम इलाकाई पार्टियों को चाहिए कि वो ऐसा करने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि मैंने TRS का नाम बदलकर BRS कर दिया क्योंकि मैं कौमी सतह पर अहम किरदार अदा करना चाहता था। हमने महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कुछ काम किया, मगर बदकिस्मती से हम तेलंगाना में इलेक्शन हार गए। मैं समझता हूं कि इलाकाई पार्टियों को मजबूर नहीं रहना चाहिए और अगर वो कौमी सतह पर कुछ कर सकते हैं तो उन्हें अपनी सरगर्मियों को वुसअत देने की कोशिश की जानी चाहिए। KCR ने पेशनगोई की कि लोकसभा इंतखाबात के बाद मरकज़ में तीसरे महाज की हुकूमत बनेगी। उनका यह कहना था कि ना इंडिया अलायंस की हुकूमत बनेगी और ना ही बीजेपी की हुकूमत बनेगी, बल्कि तीसरा ऐसा कोई महाज खड़ा हो जाएगा जो इस वक्त जो है दिल्ली में पूरे मरकज़ में हुकूमत करेगा। KCR ने कहा कि पार्लियामेंट इंतखाबात में ना बीजेपी को और ना ही कांग्रेस को हुकूमत बनाने के लिए दरकार नशिस्तों पर कामयाबी हासिल होगी।
जिसकी वजह से तीसरे महाज का इख्तिदार में आने का इम्कान है। KCR ने यह भी कहा कि नताइज के ऐलान के बाद मुझे लगता है कि इलाकाई जमातें हुकूमत बनाने में अहम किरदार अदा करेंगी। यानी मतलब यह है कि जो नेशनल सतह की पार्टियां हैं उनको दरकिनार करते हुए इलाकाई सतह की जो पार्टियां हैं, जैसे बंगाल की हैं, यूपी की हैं, बिहार की हैं और दीगर तेलंगाना, केरला और तमिलनाडु, पंजाब और इस तरह की जो मकामी तंजीमें मानी जाती हैं, पार्टियां मानी जाती हैं, वो मिलकर के इस मरतबा जो है कामयाब हुकूमत बनाने में कामयाब होंगे। ये पेशनगोई देने के बाद एक बार फिर सियासी सतह पर हलचल मच गई है। नाज़रीन गिरामी, इन दिनों जहां दुनिया भर में मुख्तलिफ इलाक़ों में गर्मी की शिद्दत है, तो वहीं पर अरब ममालिक में इस वक्त बारिश ने तबाही का मंजर दिखा रहा है। जहाँ नाज़रीन गिरामी सऊदी अरब में गुज़श्ता 24 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश के तबाही का मंजर पैदा कर दिया है। कुछ ऐसा ही मंजर चंद रोज़ कब दुबई में देखने को मिला था और दुबई में अब फिर से पेशनगोई की गई है कि वहाँ पर मज़ीद मूसलाधार बारिश हो सकती है। ये जो मंजर और वीडियोस आप बदलते हुए देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, ये सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाक़ों के हैं। यहाँ तक कि मदीना मुनव्वरा के इलाके में भी देखने को मिल रहा है, जहाँ हर तरफ पानी ही पानी है। महकमे मौसमियात की तरफ से हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही मुल्क भर में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। मदीना मुनव्वरा के कई रास्ते पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं, जिससे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मस्जिद नबी में बारिश के वक्त की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें लोगों को बचते हुए भी देखा जा सकता है। तो नाज़रीन गिरामी, वादी जौरा जो शिमाली शर्क़ मक्का है, वहाँ के भी ये मंजर आप देख लीजिएगा कि किस तरह पानी जो है बहता हुआ जा रहा है। इसके अलावा एक और वीडियो आई जो है अल खुबर की बताई जा रही है, वहाँ से भी जो है किस तरह से पानी में गाड़ियाँ और कार तैरते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक इस वक्त जो है सऊदी अरब में आने वाले बरसात की तबाही का मंजर है। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि 2022 में भी सऊदी अरब के शहर जिद्दा में बारिश के बाद तबाही वाले हालात पैदा हुए थे। तब बारिश के सब 2 लोगों की मौत हुई थी। यही वजह है कि इस मरतबा सऊदी इंतज़ामिया पूरी तरह मुतहर्रिक है। शहरी तहफ़्फ़ुज़ डायरेक्टरेट ने लोगों को एहतियात बरतने, बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की जो है हिदायत जारी की है, अपील की गई है। और इसी तरह दुबई का भी मंजर है। नाज़रीन गिरामी, दुबई में तो कल से ही, जब से ही ये पेशनगोई आ रही है कि मज़ीद बरसात वहाँ पर मूसलाधार हो सकती है, तो हर तरफ से जो है लोगों को एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत देने के फ़िलिस्तीन के मुतालबे की भारत ने हिमायत की है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान की मुस्तक़िल नुमाइंदा रोचेरा कंबोज ने एक बार फिर इसराइल फ़िलिस्तीन तनाज़े पर हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को वाज़ेह किया और कहा कि सिर्फ 2 कौमी नज़रिया ही दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़े को हल कर सकता है। रोचेरा कंबोज ने कहा कि हिंदुस्तान 2 कौमी उसूल की हिमायत के लिए पुरअज़्म है, तभी फ़िलिस्तीनी अवाम महफूज सरहदों के साथ आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकेंगे। इसके अलावा इसराइल की सिक्योरिटी खदशात को भी दूर किया जाएगा। हिंदुस्तान ने फ़िलिस्तीन के अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत के मुतालबे की हिमायत की है और बाकायदा इसको वोट भी दिया है। उधर नाज़रीन गिरामी, कोलंबिया का इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ते करने का ऐलान सामने आ गया। नाज़रीन गिरामी, जब से जंग शुरू हो चुकी है, ज़ालिम दहशतगर्द सहनी गुंडे और जहन्नमी कुत्तों ने जो है हज़ारों मुसलमानों को कत्ले आम मचाया और जो सूरत हाल बनी और सारी दुनिया के दबाव के बावजूद जिस तरह की दरिंदगी और दहशतगर्दी इस वक्त इसराइल पेश कर रहा है, इसी के चलते जितने उसके दोस्त ममालिक थे वो भी अब जो है उससे दोस्तियाँ तोड़ रहे हैं, उससे ताल्लुकात मुनक़ते करते रहे। इसमें से एक और मुल्क का नाम शामिल हो गया और वो नाम है कोलंबिया। कोलंबिया के सदर गुस्ताव पेट्रो ने जुमेरात को इसराइल के साथ गज़ा की पट्टी पर जंग की वजह से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ते करने के अपने इरादे का बाकायदा जो है सिफारती सतह पर उसका ऐलान कर दिया है। नाज़रीन गिरामी, उधर तुर्किया ने भी ऐलान किया है कि वो दी हेग में इसराइल के ख़िलाफ़ मुक़दमे में शमूलियत इख्तियार कर ली है। जहाँ तुर्किया ने बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ के सामने इसराइल के ख़िलाफ़ जनूबी अफ्रीका के मुक़दमे में शामिल होने का फ़ैसला किया। इस केस में इसराइल पर फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ नस्लकुशी करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। ये बात तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फ़िदान ने अंकारा में अपने इंडोनेशियन हम मनसब के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। उन्होंने जोर दिया कि इसराइली फ़िलिस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ अपने जराइम जारी रखे हुए है और आलमी बरादरी को इन जराइम को देखकर खामोश तमाशाई बनी हुई है। हम खामोश नहीं रहेंगे। नाज़रीन गिरामी, गज़ा पट्टी के हवाले से खबरें थी, तो आपको आइए लोकसभा इंतखाबात के चलते जो बयानबाजियों का दौर चल रहा है इस वक्त मुल्क में, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अभी हाल ही में चौधरी फवाद हुसैन जो पाकिस्तान के साबिक़ मिनिस्टर हैं, उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ़ कर दी। तो जब राहुल गांधी की तारीफ़ कर दी तो ये एक और अच्छा मसला था जो है बीजेपी के लिए, राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए
कि यहाँ कांग्रेस मर रही है और पाकिस्तान वहाँ पर जो है अफसोस जता रही है, इसकी जो है राहुल गांधी को लेकर की तारीफ कर रही है। तो अच्छा खासा मुद्दा मिलकर मीडिया को तो यूँ समझिए कि उसके तो जो है लॉटरी निकल गई राहुल को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान के उस ताल्लुक। लेकिन उनको यहाँ की मीडिया को या यहाँ की बीजेपी को वो मंजर नज़र नहीं आता जब बेटे बेटे जो है नवाज शरीफ को मिलने के लिए मोदी निकल गए थे दावत खाने के लिए, बिरयानी खाने के लिए। ऐसी कितनी खबरें हम लोगों ने पढ़ी और क्या कुछ हमने सुनने को मिला। अब इसी का जवाब देते हुए जो है संजय रावत ने, जो शिवसेना यानी यूबीटी के एमपी हैं, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की भी तारीफ की जाती है पाकिस्तान मिनिस्टर की जानिब से, इसको इंडिया और पाकिस्तान का मसला ना बनाया जाए। और इस वक्त जो इंडिया का इलेक्शन चल रहा है लोकसभा की, उसको तो पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया इंतज़ार में है कि भारत में क्या फैसले होने वाले हैं। ऐसे में अगर कोई अफ़गानिस्तान भी देख रहा है, अमेरिका भी देख रहा है, यूरोप भी देख रहा है और पाकिस्तान भी देख रहा है, ऐसे में पाकिस्तान का एक साबिक मिनिस्टर किसी की तारीफ़ करता है तो उसको इस अंदाज़ में लेना और इंडिया पाकिस्तान करना कहाँ तक मुनासिब है, ये कहते हुए उन्होंने जवाब देने की कोशिश की है। आप इसको सुन लें, फिर उसके बाद में आपको अखिलेश यादव ने लोकसभा इंतखाबात के चलते क्या बयान दिया है वो सुनाऊंगा। आखिरी सवाल, पाकिस्तान के जो पूर्व मंत्री हैं राहुल गांधी की तारीफ करते हैं, वो लिखते हैं राहुल गांधी ऑन फायर, उनके इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? तो पाकिस्तान के मंत्री पाकिस्तान के मंत्री ने मोदी जी की भी तारीफ करते हैं ना। आप उसमें भारत पाकिस्तान मत करिए। उनका व्यू है कि भारत की जो चुनाव है वो पूरा विश्व देख रहा है, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो। तो पाकिस्तान के किसी मंत्री को लगता है कि भारत में बदलाव होने जा रहा है, तो होने जा रहा है, उसमें क्या है। क्या आप भी एक खूबसूरत ट्रिप प्लान कर रहे हैं? कश्मीर यानी जन्नत जाना चाहते हो लेकिन बजट नहीं है? तो अपने शानदार टूर के लिए तैयार हो जाइए नेक्स्ट लेवल हॉलिडेज के साथ, जो देते हैं ब्यूटीफुल प्लेसेस के अफोर्डेबल टूर पैकेजेस के साथ बेस्ट टूर सर्विसेज, जैसे टैक्सी बुकिंग, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल बुकिंग, जंगल सफारी, हाउस बोट बुकिंग, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स टूर पैकेजेस भी, धरती का स्वर्ग कश्मीर, मुगल गार्डन, श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, डल लेक, सोनमर्ग जैसी बहुत सी खूबसूरत जगहों का सफर करवाते हैं। आज ही राब्ता कीजिए तालिब बशीर नदवी के साथ। नाज़रीन गिरामी, समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने भी जो है इस वक्त किसानों के हवाले से कि किसानों को किस तरह से ठगा गया है और बीजेपी ने किस तरह से उनके हकूक़ को उठा कर के ताजरों इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया है और किस तरह से जो है पेपर लीक किया गया 10वीं इम्तिहान का, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पेश करते हुए कहा कि जो है जो लोग 400 पार का नारा लगा रहे हैं, दरअसल वो 400 सीटों पर भी वो हार दर्ज करेंगे, कहते हुए एक बार फिर जो है उन्होंने लोकसभा इंतखाबात के चलते इस पर बयान देने की कोशिश की है। आप इसको सुने। फिर उसके बाद पवन खेरा ने किस तरह से बीजेपी को खरगे को गरीब कहने पर किस तरह से उसका जवाब देने की कोशिश की है, मैं उसको सुनाऊंगा। 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। ये बीजेपी वाले बताएं कि उन्होंने 10 साल में उद्योगपतियों का साथ दिया कि किसानों का साथ दिया। अगर उन्होंने किसानों का साथ दिया होता तो 1 लाख किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। जब कर्ज माफी की बात आई तो इन्होंने हमारे किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया, बड़े बड़े जो कारोबारी हैं उनका कर्ज माफ किया, जो इनके खास लोग थे उनका कर्ज माफ किया। हम अपने किसान भाइयों को कह करके जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि जब भी सरकार में आएंगे तो अपने किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। और इसलिए कर्ज माफ होगा क्योंकि ये उद्योगपतियों का, कारोबारियों का कर्ज माफ कर रहे हैं। इन बीजेपी वालों को गरीबों का कर्ज माफ न करना पड़े तो नियम बनाया था कि 5 करोड़ से ऊपर जिसका कर्ज है उसका बैंक से माफ होगा। वो जानते थे कि अगर लाखों में कर्ज माफ करना पड़ेगा तो हमारे किसानों की भी गिनती आ जाएगी। इन्होंने जो नियम बनाया वो ये नियम बनाया कि 5 करोड़ से ऊपर
जिसने कर्ज लिया है उसका कर्ज माफ होगा। लेकिन हमारे यहां सब लोग जानते होंगे, जो यहां पर मौजूद होंगे, उनका कर्ज लाखों में होगा, करोड़ों में नहीं होगा। इसलिए अगर वो 16 लाख करोड़ बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ कर सकते हैं, तो लाखों का कर्ज हम लोग किसानों का माफ कर करके उनको खुशहाल बनाने का काम करेंगे। जहां एक तरफ हमारा किसान महंगाई से लेकर के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसको, वहीं हमारे नौजवानों के हाथ में कुछ है ही नहीं। जो कुछ ये पा सकते थे वो सरकार ने छीन लिया। यही नौजवान जो तैयारी कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, कोचिंग कर करके परीक्षा देने की तैयारी कर रहे थे, इन्होंने लगातार मेहनत की और जब परीक्षा देने जाते थे और जब घर लौट करके आते थे तो पता लगता था कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया। और परीक्षा का पेपर एक लीक नहीं हुआ है, अगर पूरे पेपर गिनोगे तो अभी तक 10 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, 10 से ज्यादा पेपर लीक हुए। और ये जो पुलिस भर्ती हुई थी अभी, जिसमें सरकार ने कहा कि हमने इंतजाम किया है, सुरक्षा दी है, सब कुछ बेहतर कर दिया है, 2 दिन परीक्षा चलाई, लेकिन जब बच्चे घर पर लौट करके आए तो उन्हें पता लगा कि पेपर लीक हो चुका था। कुछ लोगों को पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, और अगर वो परीक्षा नहीं कैंसिल होती तो हो सकता था 8 या 10 लाख बच्चे ऐसे होते जिन्हें 100 में 100 नंबर मिल जाते। तो सरकार के सामने संकट था कि जब 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे तो बताओ उनको नौकरी कैसे देंगे। वो पेपर भी लीक हुआ और हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। ये बीजेपी वालों को हम गणित बता दें कि जहां अगर 60 लाख बच्चों का पेपर लीक हुआ है और केवल उनके मां बाप को जोड़ दें अगर, तो एक परिवार में 3 सदस्य इस सरकार के खिलाफ हैं, 3 वोट। और अगर 60 लाख हैं लोग ऐसे, तो 60 लाख का गुणा 3 से तो वो 1 करोड़ 80 लाख। और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर 80 लोकसभाओं से भाग दे देंगे तो कोई लोकसभा ऐसी नहीं है जहां पर 2,25,000 वोट इनके खिलाफ न पड़ने जा रहा हो। तो बताओ ये बचेंगे कैसे? बताओ, एक लोकसभा में अगर 2,25,000 वोट कम हो रहा हो केवल नौजवानों की वजह से, तो बताओ ये बचेंगे कैसे? इसीलिए आपने देखा होगा, पहले कह रहे थे 400 पार, अब हार रहे हैं 400 हार। उनको यही सुनाई दे रहा है। उनके भाषण बदल गए भाषण के नहीं बदल गए। उनके भाषणों में हार के रुझान आने लगे हैं, हार का रुझान आ गया उनके भाषणों में। नाज़रीन गिरामी, गोवा यानी पणजी में कांग्रेस लीडर पवन खेरा ने बीजेपी की जानिब से खरगे जी को गरीब बोलने पर यह कहा है कि उनको सिर्फ इसलिए जो है निशाने पर लिया जाता है क्योंकि वो दलित बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। आखिर क्यों उनको गरीब कहा जाता है, क्यों उनको निशाने पर लिया जाता है? अमित शाह को जो है खरगे जी से माफ़ी मांगना चाहिए, ये कहते हुए उन्होंने अब इस मामले को दलित बरादरी तक और दलित समाज तक ले जाने की कोशिश की है पवन खेरा की जानिब से। अब देखिए, आप खुद इसको सुनिए, मुझे इजाज़त दें। ये लोकसभा का दंगल है नाज़रीन गिरामी। ऐसे बयानात आपको हर दिन सुनने और फिर जवाब दर जवाब सुनने को मिलते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Why are they so against Kharge ji just because he's a Dalit? Why do you call him a poor Kharge ji? What do you mean by poor Kharge ji? Just because he comes from a Dalit caste, you will talk like this about our president? Have they seen his life's journey? Mr. Amit Shah should apologize to Kharge Saab. Sir, why waste time? We had go to Italy. आदित्यनाथ जी बोल रहे। अरे साहब, आदित्यनाथ जी, आप भी तो गोरखपुर मठ से आ गए लखनऊ में, ये क्या मतलब है? पॉलिटिक्स करो तो पॉलिटिक्स की तरह करिए, ये हल्की बातें शोभा नहीं देती। आप तो स्वामी हैं, संत हैं, ऐसी बातें मत कीजिए। बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से
मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।